डेली न्यूज़पेपर क्यूज 14 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। देखिए आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन पीनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है जिसमें बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या बेल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखा है, कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच कंट्री इंडिया हैज ऑफर्ड ए $500 million पैकेज फॉर न्यू कनेक्टिविटी मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेस्पेक्ट टू द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन के कारण बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है। इन्फ्लेशन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेस्पेक्ट टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दिस लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव क्लासिकल स्टेटस। कुछ लैंग्वेजेस लिखे हैं, इसमें किस किस को क्लासिकल स्टेटस है बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम स्टॉक फंड्स and its headquarters, match list 1 and 2 and select the correct answer using the codes below। अब देखो यूएन के 4 ऑर्गेनाइजेशन या फंड्स के बारे में लिखा है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल एज पार्ट ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड लैंड बाय द पैलेस्टीनियंस फॉर देयर फ्यूचर स्टेट्स। तो कौन सा अरब कंट्री है जो इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक टाई बनाया अभी, ठीक है, बहुत सारे हेल्प करेंगे, मतलब वो अरब कंट्री और इजिप्ट के बीच में ये कौन सा कंट्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन ए फाइट ओवर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन द मेडिटेरेनियन सी। हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स के कारण 2 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा फाइट हो रहा है, ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to Hindu Succession Act 1956, this act is applicable to which of these religious communities। इनमें से कौन कौन से कम्युनिटीज में एप्लीकेबल है। तो चलिए हमारा क्वेश्चंस खत्म हो गया है, अब देखते हैं इसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the Indian Penal Code which of the following offense is not a non-bailable offense। देखो कौन सा है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर गलती से किसी की मौत हो गई हमारे हाथों से तो वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं। पर इसमें देखते हैं अभी बेलेबल ऑफेंस क्या है। बेलेबल ऑफेंस इज वन वेयर द डिफेंडेंट मे बी एबल टू सिक्योर हिज रिलीज अपॉन द पेमेंट ऑफ बेल। बेसिकली देखो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस मतलब ये है कोई ऑफेंस आपने किया और आपको बेल मिलेगा, कोर्ट में जाने से बेल मिल सकता है। आप नॉन बेलेबल ऑफेंस सीधा ऑपोजिट है, इसमें बेल नहीं देगा, वो इंपॉर्टेंट नेचर का होगा, वो क्रूशियल नेचर का ऑफेंस होगा। पर नॉन बेल ऑफेंस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। देखो स्पेशल कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग बेल वेयर द अक्यूज्ड अगर 16 साल के नीचे है, वुमेन है, सिक और इन्फर्म है, और इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर फॉर एनी अदर, कोई स्पेशल रीजन है, उनको बेल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अगर कोर्ट को लगेगा तभी दे सकते हैं। पर हमारी डिस्कशन अभी क्वेश्चन में चलता है। ये देखो 3 मैंने BCD अटेम्प्ट टू मर्डर श्योर है, वो तो नॉन बेलेबल होगा। डेलिबरेट एंड मलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग रिलीजियस बिलीव्स। ये मैंने किस लिए क्वेश्चन डाला आपको अभी भी पता चल गया होगा। बेंगलुरु में जो वायलेंस हो रहा है, देखो डेलिबरेट एंड मलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स, ऐसे कोई एक्ट करेगा तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। और काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, ये भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नकली करेंसी बनाना, नकली बैंक नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया। ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इज इनकम टैक्स। बाकी तीनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ लिखा हूं, मतलब इनकम टैक्स के बारे में, GST के बारे में, कस्टम्स ड्यूटी के बारे में और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बारे में, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो 1, 2 और 3 तीनों सही है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, जब भी कोई MP या MLA जिस पार्टी के सीट से जीत के आया, इसके बाद अगर वो पार्टी चेंज किया या पार्टी से रिजाइन किया तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में इंक्लूडेड है। देखो
एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया यही लिखा हूं मैंने जब अभी बोला। अब इसकी एक्सेप्शंस है, क्या क्या है एक्सेप्शंस, मतलब कुछ केसेस में ये एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या क्या? फर्स्ट, ये तो 91st अमेंडमेंट एक्ट है, ये देख लेना। और विच एक्सेप्टेड डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ स्प्लिट्स। 91st अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि अगर स्प्लिट के थ्रू, ठीक है, अगर कोई पार्टी स्प्लिट हो गया और वो पार्टी चेंज करना पड़ा तो प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई टू इन केस ऑफ मर्जर। स्प्लिट और मर्जर ये दोनों के टाइम पे अगर 1/3 ऑफ द पार्टी मेंबर स्प्लिट कर रहे हैं या मर्ज कर रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक्सेप्शंस टू द स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, तो ट्रेडिशनल है, जब वो कोई स्पीकर या चेयरमैन बनता है तो वो पार्टी से रिजाइन करते हैं, तो तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, India has offered a $500 million package for new connectivity measures to which country? कौन सा है? मालदीव्स। आज के न्यूज़पेपर में है। With focus on greater connectivity, India on Thursday announced a USD 500 million package to the Maldives to connect Malé with 3 neighboring islands. मालदीव्स का नाम है माले, ये बहुत बड़ा एक फॉरेन डेस्टिनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखो अभी जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना हो, हमारा नहीं चाइना का, वो पूरा इंडियन ओशन को घेर रहा है, तो इसी के चलते अभी इंडिया भी कुछ कर रहा है। इंडिया क्या किया, अभी मालदीव्स को हेल्प कर रहा है $500 मिलियन देके। किसके लिए? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मतलब इसमें बहुत, देखो इसमें ये माले से उधर छोटे मोटे आइलैंड्स बहुत है। देखो मेन आइलैंड्स क्या है? विलिंगली, गुलीफाहू एंड तिलाफुशी, ऐसा मेन है। इसमें देखो ब्रिड्ज बनाने के लिए और फेरीज के लिए, ठीक है, फेरी सर्विस बनाने के लिए, सब के लिए इंडिया हेल्प करेगा, तो उसको ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसमें कितना? थ्रू ए फाइनेंशियल पैकेज कंसिस्टिंग ए ग्रांट ऑफ $100 मिलियन एंड ए न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट 400 मिलियन का। ठीक है, तो इतने का फंड दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ लिखा हूं, क्या है? 1, 2 and 3 तीनों सही है। इन्फ्लेशन क्या है? Inflation refers to rise in prices of most goods and services of daily or common use। जो चीज़ों की प्राइसें बढ़ना, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो, अब इसकी रीजंस, ये जो तीनों लिखे तीनों है, देखो एग्रीगेट डिमांड ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड जब बढ़ेगी, ठीक है, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा होगा लगेगा। हायर ऑयल प्राइसेस होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ेगा, तो चीज़ों की रेट बढ़ेगा। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं नेशंस, वो अगर चीज़ों के पैसे बढ़ा रहा है तो तभी हो सकता है। तो ये मेन रीजन है। अब इन्फ्लेशन इज प्राइमरी मेजर्ड बाय 2 मेन इंडिसेस। देखो WPI एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है और एक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, विच मेजर होलसेल एंड रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस। देखो प्राइस चेंजेस को मेजर करते हैं ये दोनों। WPI क्या करते हैं? जो होलसेल रेट है, होलसेल से जो दूसरे शॉप्स को देगा, वो शॉप्स हमें रिटेल करेगा, तो वो देखेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो हम है, कंज्यूमर है, हम जो सामान ले रहे हैं उसकी प्राइस की डिफरेंस को काउंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेस्पेक्ट टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ दिस लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव क्लासिकल स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिकल स्टेटस। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 के 6 क्लासिकल स्टेटस दिया हुआ है। देखो करंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस दैट एंजॉय क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। देखो ये चारों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है, ये भी देख लेना। क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स गाइडेंस। इसका गाइडलाइंस क्या है? देखो हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, एकदम एंटीक होना चाहिए। रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखो 1500 2000 साल का। और बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए उस लैंग्वेज में, टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, वैल्यूएबल होना चाहिए वो। लिटरेरी ट्रेडिशन भी ओरिजिनल, मस्ट नॉट बी कॉपीड और बोरोड। दूसरे कोई लैंग्वेज से बोरो या कॉपी नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्यों मैं इसमें डाला है, आज ही अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है और एक इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के और भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने के लिए वो बोला है न्यूज में। आज एक आर्टिकल है छोटा सा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम्स फंड्स एंड इट्स हेडक्वार्टर्स, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो। अब देखो यूएन के कुछ प्रोग्राम से और फंड से और उसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हूं। आंसर इज A4B1C2D3। ये देखो ये करेक्टली मैच है ILO, जेनीवा स्विट्जरलैंड। आज ILO
के बारे में और चाइल्ड लेबर के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है हिंदू में, इसलिए क्वेश्चन आया है। जेनीवा स्विट्जरलैंड, यूएनईपी केनिया नैरोबी में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ बोलते हैं जो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following Arab country has become the first to have agreed to establish full diplomatic ties with Israel as part of the annexation of occupied land by Palestine? देखो UAE है आंसर। देखो इसके बारे में देखते हैं। Israel and UAE announced an agreement which will lead to a full normalization of diplomatic relations between two states। देखो ये अरब कंट्रीज में सबसे पहला अरब कंट्री जो इसराइल के साथ कुछ डिप्लोमेटिक टाइज में जा रहा है। अब देखो इसको मीडिएट कौन किया था? यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, ये आज न्यूज़ में भी आया हुआ है। ये एक सक्सेस है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अभी इलेक्शंस आने वाला है तो एक जीत, एक छोटा सा एडवांटेज माना जाता है। अब इसराइल हैड साइन पीस एग्रीमेंट्स विद इजिप्ट। देखो इसराइल ने पीस एग्रीमेंट्स किया किसके साथ? इजिप्ट के साथ किया है, जॉर्डन के साथ भी किया है, बट यूएई मतलब कोई भी अरब नेशन, उसके बगल में जितने भी अरब नेशन है किसी के साथ किया था, ये पहला होगा। तो ये अरब, अभी जहाँ से क्वेश्चन है, अभी इजिप्ट में आपको पता ही है ये पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन ने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो ये प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों में इजिप्ट को हेल्प करेगा यूएई। अभी Which of these countries are involved in a fight over hydrocarbon reserves in Mediterranean Sea? ये भी न्यूज़ में है आज। देखो ग्रीस एंड टर्की है। अब क्या है? मेडिटेरेनियन सी ये है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में हाइड्रोकार्बन का रिजर्व्स है। अब ग्रीस बोल रहे हैं कुछ एरिया हमारा है, टर्की बोल रहे हैं ये हमारा है, तो इसमें इनके फाइट चल रहा है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, फ्रांस जो है वो ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस अपने राफेल भी भेज दिया, आज न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये एस्केलेट हो भी सकता है या क्लियर भी हो सकता है। अब तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब relations between Greece and Turkey have been icy for months. The two countries have quarreled over migrants crossing to the Greece. Then Greece was appalled when Turkey decided. देखो हैगिया सोफिया म्यूजियम बहुत फेमस म्यूजियम है, एक इस्तांबुल में, टर्की में इस्तांबुल में है। ये एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल था सालों से। ठीक है, एंशिएंट टाइम से एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल था। अभी टर्की वालों ने क्या किया, उसको मॉस्क बना दिया। तब से ग्रीस और टर्की में बीच में प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। अब इस हाइड्रोकार्बन रिसर्च के चलते में और प्रॉब्लम एस्केलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ दिस रिलीजियस कम्युनिटीज? देखो इस एक्ट में कौन कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज आता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, चारों है। देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट आज ही अपना आर्टिकल ये एडिटोरियल में है ये इसके बारे में। अब देखो इसमें क्या है, एक तो एप्लीकेबल तो है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स के लिए। और हिंदू में कौन कौन है? टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू वे रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, हिंदू का कोई भी फॉर्म, जैसे वीरशैवा, लिंगायत और ए फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, मतलब डिफरेंट कोई भी हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। और टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, तो ये तो है। ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर कोई भी आता है जो इनके थोड़ा पारा साइड में आता है वो सब होगा, और बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अब हिंदू सक्सेशन आफ्टर 2005 में डॉटेस को-पार्टनर्स, को-पार्टनर्स क्या है? जिसको लीगल राइट होगा प्रॉपर्टीज में, उनको को-पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये अमेंडमेंट के ये जो हियरिंग, जो लेटेस्ट हियरिंग के बाद जो वर्डिक्ट आया इसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में जो पैतृक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में डॉटेस को भी, पहले सन्स को ही था, वो 2005 अमेंडमेंट में चेंज होके सन्स एंड डॉटेस किया था। फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, अभी क्लियर कर दिया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में चाहे वो कभी का भी हो, 2005 से पहले या बाद का, ऐसा कुछ नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में सन्स के जैसा डॉटर्स को भी सेम राइट होगा। तो यह है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में, 56 के बारे में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया। ठीक है, तो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू।